बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। अगर आज आप फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो मैं बेटा आपको बता दूं कि मेरे चैनल पर आपको बीएस मैथमेटिक्स, इंटर मैथमेटिक्स और एंटी टेस्ट मैथमेटिक्स से जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल के साथ अटैच हैं तो आप जानते होंगे कि हमने यहाँ पर बीएस मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं या ऐसे स्टूडेंट जो कि एमएससी मैथमेटिक्स एनुअली कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट कोर्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 1 जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। मैं इस कोर्स में ऑलरेडी 2 लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। उससे पहले एक लेक्चर मैंने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जो का आपकी जो कोर्स आउटलाइन थी और जो आपकी रिकमेंडेड बुक्स हैं, ठीक है, जो आपके लिए सूटेबल हैं, उनके ऊपर डिस्कशन की थी। इन तमाम लेक्चर्स की जो प्लेलिस्ट है वो कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, तो आप लिंक के ऊपर क्लिक करके तमाम वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो बीएस मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर है इसके जो 6 कोर्सेज़ हैं, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, टोपोलॉजी, वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, इन तमाम कोर्सेज़ को मैं अल्हम्दुलिल्लाह पैरेलल लेके चल रहा हूँ। तो उनकी भी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है बीएस मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर के नाम से है वो आपको मिल जाएगी यहाँ से। और अगर आप सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर देखना चाहते हैं तो इसका भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। दूसरा यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में आपको बताया है कि अगर इन केस मेरी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है तो बेटा आप उसको स्किप ना किया करें वीडियो को। उसका तरीकाकार ये है कि आप उस वीडियो को थोड़ा थोड़ा करके देख लिया करें। जब आप वीडियोज़ को स्किप करते हैं तो उसमें बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें होती हैं जो आप मिस हो जाती हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है, ठीक है, वो क्या होती है, डी मॉर्गन थ्योरम क्या है, और उससे पहले वाले लेक्चर में आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस, कॉन्जुगेट और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर इस्तेमाल होने वाली जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उनके मुतालिक काफ़ी डिटेल से डिस्कशन की थी। इसलिए अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको जाकर कम्प्लीटली देख लें, फिर इंशाल्लाह आज के लेक्चर की आपको समझ आ जाएगी। आज के लेक्चर में मैं लोकस ऑफ पॉइंट जो है इसके ऊपर डिस्कशन करूँगा। ये आपके बेसिक लेक्चर हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ वो आपकी बुक है जी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब की, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास एक इंडियन ऑथर की बुक है शांति नारायण की, ठीक है, या इंग्लिश ऑथर हैं चर्चिल, ठीक है। इनकी बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पर ये चीज़ें सारी मैं अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक तो ये है कि ये डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब की जो बुक है इसमें ये चैप्टर नंबर 0 है बेसिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के हवाले से, ठीक है, जिसमें आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के मतलब जो पहले चीज़ें आपने ऑलरेडी ही प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं उनकी थोड़ी सी रिवीजन यहाँ पर हमने करनी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आता। इस चैप्टर में से आपका अभी मैं 2021 का जो पास्ट पेपर मेरे सामने है, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आ चुका है लोकस ऑफ पॉइंट का पंजाब यूनिवर्सिटी में, मैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करूँगा। तो चलते हैं यहाँ पर ये कि लोकस ऑफ पॉइंट को किस तरह डिस्कस करते हैं, इसकी क्या डेफिनेशन है। दूसरा यहाँ पर ये है कि लोकस ऑफ पॉइंट के हवाले से कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स, फिर कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन और फिर जो आपका पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन है उसके मुतालिक आज के लेक्चर में डिस्कशन करूँगा। तो अगर इन केस मैंने बताया कि वीडियो अगर लॉन्ग हो जाती है तो वीडियो को स्किप ना करें, थोड़ा थोड़ा करके देख लें। तो सबसे पहले हम लोकस ऑफ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट का मतलब है पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द पॉइंट सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। लोकस एक्चुअली क्या है, लोकस का अगर लफ्जी मतलब देखें तो वो रास्ता निकलता है, रास्ता, पाथ, ठीक है। तो किसी पॉइंट कोई पॉइंट आपके पास है प्लेन के अंदर, वो पॉइंट जो पाथ बना रहा है, ठीक है, डेट सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, जो कि दी हुई इक्वेशन ऑफ कर्व को सेटिस्फाइड भी करे, ठीक है। तो ऐसे पाथ को आप लोकस ऑफ पॉइंट बोलते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि आपने कैलकुलस में देखा कि आपके पास ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होती हैं x = 80² y = 280। दीज रिप्रेजेंट दी इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो लिहाजा यहाँ पर ये अगर x की वैल्यू 80² है, y = 280 है और t आपका एक रियल नंबर है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आपके पास बनेगा 80², 280,
अगर आप इसको ट्रेस करें, टी की मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट आउट करते जाएँ, तो ट्रेस करने के बाद आपको जो पाथ मिलेगा वो ये एक पैराबोला इस तरह का बनेगा, ठीक है, अबाउट सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कैलकुलस में इस तरह पढ़ के आए हैं कि वहाँ पर आपको ये पैरामीट्रिक इक्वेशन के नाम से मिलती थी, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में उसने पैरामीट्रिक इक्वेशन के हवाले से बात ना की, यहाँ पर लोकस ऑफ पॉइंट में उसको बदल दिया है, यानी कि पैरामीट्रिक इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लोकस ऑफ पॉइंट की तरफ लेके आ गया है। तो यहाँ पर लोकस ऑफ पॉइंट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर हम चलते हैं तो इसकी एक सादा सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस मालूम करते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, उसकी ऑर्डर वेयर फॉर्म pxy है, ये ओरिजिन है, ओ से लेकर पी तक का ये जो डिस्टेंस बनता है आप जानते हैं, OP डिस्टेंस को आप डिनोट करते हैं z मॉडुलस से, ठीक है। और वो z मॉडुलस कैसे निकलता है, ओरिजिन से लेकर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फार्मूले से भी आप निकाल लेते हैं, या आप सम टाइम उसे कह देते हैं x² प्लस y², ठीक है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू x प्लस अयोटा y के बराबर है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस निकलेगा जो कि z मॉडुलस है और वो o से लेकर p तक का डिस्टेंस है, ओरिजिन से लेकर पॉइंट तक का डिस्टेंस है, और उसका फार्मूला आपके पास ये होता है। अब वो फ़र्ज़ करें ये डिस्टेंस अगर आपके पास जो निकला है वो a के बराबर है, सम रियल नंबर a है अगर आपके पास, तो अब इस इक्वेशन ने z मॉडुलस इक्वल टू a ने आपसे पूछा जाता है व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द पॉइंट z डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, वो पाथ क्या बनेगा, लोकस क्या बनेगा उस पॉइंट z का जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो। फर्ज कर लें यहाँ पर a की जगह मैं एक रियल नंबर 9 ही ले लेता हूँ, चले, ठीक है। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है, अगर तो देखना ये है कि यहाँ से कौन सा पाथ बनता है z कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा पाथ बनता है अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो अब आप जानते हैं z मॉडुलस का फार्मूला आप जानते हैं, z मॉडुलस होता है √x² प्लस y² इक्वल टू 9, दोनों तरफ स्केयरिंग कर लेते हैं, x² प्लस y² इक्वल टू 81 आ जाता है। अब ये चीज़ आपके पास क्या कहलाती है, दिस इज रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज 9। यहाँ पर आज के टॉपिक में मैक्सिमम टाइम इक्वेशन ऑफ सर्कल का जिक्र होगा, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ एलिप्स का होगा। चले मैं वो साथ साथ आएगा, मैं बताता जाऊँगा। अच्छा, अब इस एग्जांपल में जो आपका पाथ जो बना, z का जो पाथ बना जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, वो एक सर्कल बनता है। यानी कि दूसरे अल्फाज में मैं अगर आपसे कहूँ कि अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आपके पास मौजूद हो और वो किसी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर के बराबर हो, तो कभी भी आपसे पूछे कि बताओ जी इसका पाथ क्या बनता है, तो आपने याद रखना है द पाथ ऑफ z इन दिस केस इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन ऑफ सर्कल हो सेंटर इज ओरिजिन, रेडियस इज जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अगर कभी वो पूछ लेता है कि z मॉडुलस बराबर है, मिसाल के तौर पर एक नंबर लिख दिया -9, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, सही है। तो यहाँ पर अब आपके पास जो क्वेश्चन ग्राफ बनेगा वो एक ऐसे सर्कल बन जाएगा आपके पास ओरिजिन से गुजरता हुआ, जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब मैं अपनी जो बुक हमारे पास मौजूद है डॉक्टर इकबाल साहब की उसकी तरफ मूव करता हूँ, वहाँ से कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो मेरे पास पहली 2 एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2 है। ये मेरे पास पेज नंबर 5 के ऊपर मौजूद है। मेरे पास बुक का एक ओल्ड एडिशन है, पॉसिबल है कि आपके पास न्यू एडिशन में पेज नंबर चेंज हो या एग्जांपल नंबर चेंज हो शायद, ठीक है। खैर, मैंने इसलिए वहाँ पर यहाँ पर ये क्वेश्चन भी, एग्जांपल भी मेंशन कर दी हैं, सही है। मकसद तो यही है कि ये आपको मतलब टॉपिक समझाना है, ठीक है। ये डिपेंड नहीं कर रहा कि मैं किस बुक को फॉलो कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर अगर ये आपकी बुक में थोड़ा सा चेंज हो भी जाए तो नो प्रॉब्लम, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो इसमें एग्जांपल नंबर 1 जो है पेज नंबर 5 के ऊपर, वो कुछ इस तरह है, कहता है जी फाइंड द लोकस ऑफ z, z का लोकस बताएं, यानी कि z का पाथ बताएं, वो किस तरह का होगा अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। z जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, आर्गूमेंट ऑफ z -1 ओवर z + 1 बराबर है π/3 के। ये आपकी एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 5 के ऊपर।
और फिर कहता है दूसरी एग्जांपल में कि लोकस ऑफ z बताना है अगर वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, z माइनस योटा और z प्लस योटा ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ स्केयरिंग कर ली तो ये आ जाएगा z माइनस योटा का प्लस z प्लस योटा मॉडुलस का स्केयर ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर इन दो एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद अगली एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन की तरफ, और फिर लास्ट में मैं आपको पास्ट पेपर का जो क्वेश्चन है उसके मुताबिक डिस्कशन करके यहाँ पर बताऊँगा। अब यहाँ पर मेन चीज़ आपकी है आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट। अब आपको आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के मुतालिक मैंने ऑलरेडी ही 2 लेक्चर्स मैंने बताया, मैंने बना चुका हूँ और बहुत डिटेल से वहाँ पर मैं जिक्र करके आया हूँ। ठीक है, तो उनको ज़रा जाके आप गौर से देखने में, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा सारी सी बातें एलैबोरेट तो करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें अगर बीच में से रह जाती हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को लाजमी देख लें। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर हम आर्गूमेंट ऑफ z माइनस 1 और z प्लस 1 निकालने से पहले हम z माइनस 1 और z प्लस 1 को सोल्व कर लेते हैं। पहले एग्जांपल में हियर z माइनस 1 ओवर z प्लस 1, z आप कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस योटा y है आपका, तो इसको हम लिख लेंगे x प्लस योटा y माइनस 1, x प्लस योटा y प्लस 1। अब इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे, यानी कि x माइनस 1 प्लस योटा y ओवर x प्लस 1 प्लस योटा y। ठीक हो गया, योटा y इधर भी लहदा आ गया, इधर भी लहदा आ गया। अब इसको हम कर लेते हैं रैशनलाइज। आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर आपके पास योटा आ जाए तो आप उसको कैसे ख़त्म करते हैं इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर x माइनस योटा y, x माइनस 1 प्लस योटा y ओवर x प्लस 1 प्लस योटा y मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1। अब यहाँ पर आपने जिस नंबर से आपने रैशनलाइज करना है वो नीचे वाले का कंजुगेट होता है, तो यहाँ पर सर कंजुगेट ले लेंगे x प्लस 1 माइनस योटा y ओवर x प्लस 1 माइनस योटा y। ये आप जानते हैं, इसी तरह रैशनलाइज करते हैं ना, बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग विद कंजुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। अच्छा, अब ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये आ जाएगी x का स्क्वायर माइनस 1। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप करूँगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस योटा y इंटू एक्स माइनस 1। अब योटा y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा प्लस योटा y इंटू एक्स प्लस 1। ये प्लस माइनस माइनस योटा का स्क्वायर y का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे आप एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे अलजबरे का, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस योटा y का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात ये। अब नोमिनेटर को आप ओपन करते हैं, ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस योटा एक्स वाई माइनस माइनस प्लस योटा y प्लस योटा एक्स वाई प्लस योटा y। योटा का स्केयर हो गया माइनस 1, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस y का स्केयर आ गया डिवाइडेड बाय, नीचे इसको आप ऐसे फिलहाल चले रहने देते हैं, x प्लस 1 का होल स्केयर, योटा का स्केयर माइनस 1 हो गया, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये आ गया प्लस y का स्केयर। अब इसके बाद नोमिनेटर में देखेंगे अगर कोई चीज़ कैंसिल होती है तो उसे आप कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर ये एक नंबर योटा एक्स वाई और माइनस योटा एक्स वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये योटा वाई और ये योटा वाई हो गया 2 योटा वाई, ऊपर से ये एक्स स्केयर और प्लस वाई स्केयर और ये माइनस 1। ठीक है ये 3 नंबर रियल हो गए, इनको इकट्ठा कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी इस तरह, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर माइनस 1 और ये आपके पास आ गया दोनों मिलकर प्लस 2 योटा वाई डिवाइडेड बाय, ये आ गया एक्स प्लस 1 का होल स्केयर प्लस वाई का स्केयर। अब ये चीज़ आपने क्या निकाला है अभी तक, ये आपने निकाला है ये z माइनस 1 और z प्लस 1, इसका क्या करना है, आर्गूमेंट लेना है। दिस इम्प्लाइज आर्गूमेंट ऑफ एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर माइनस 1 प्लस 2 योटा, इसको लिख लेते हैं प्लस ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्केयर प्लस वाई का स्केयर प्लस
प्लस योटा 2y ओवर x+1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ऐसे लिख लिया। और ये चीज़ आपको आर्गूमेंट किसके बराबर दिया हुआ, π/3 के बराबर है। अब ये π/3 के बराबर है और π/3 का एंगल आपका किस क्वाड्रेंट में बनता है, π/3 का बनता है आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गूमेंट निकालने का फार्मूला आप जानते हैं। अगर ये आपका एंगल π/3 है यानी 60 डिग्री है, तो ऐसी सूरत में कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट आप निकालते हैं इस फार्मूले से, tan इनवर्स y ओवर x। यानी अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + योटा y, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + योटा y है तो उसका आर्गूमेंट निकलता है tan इनवर्स y ओवर x से। ये आर्गूमेंट ऑफ z का फार्मूला होता है अगर पहले क्वाड्रेंट में। y मीन इमेजिनरी पार्ट, x मीन रियल पार्ट। तो अब यहाँ पर इसके मुताबिक आप देखें आपका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर आएगा tan इनवर्स, इसका इमेजिनरी पार्ट है 2y ओवर x+1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है x² प्लस y का स्क्वायर -1 ओवर x+1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल किसके दिया हुआ है, π/3 के। क्लियर होगी बात ये। अब यहाँ पर आप ये फ्रैक्शन को उल्टा देंगे, दिस विल बी कैंसिल, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी चीज़ आपके पास क्या बच जाएगी, बाकी चीज़ आपके पास बेटा आ जाएगी। और tan इनवर्स को मैं उठा कर दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो ये आपके पास बाकी बचने वाली चीज़ आ जाएगी 2y ओवर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -1 = tan π/3। अब tan π/3 यानी कि tan 60 किसके बराबर होता है, √3 के बराबर होता है। ये आ जाएगा 2y = √3 इंटू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा √3x² √3y²। 2y को उठा के आप इधर लें -2y -√3 = 0। ये आपके पास बनता है लोकस ऑफ पॉइंट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी ये अब आपने इक्वेशन पहचाननी है कौन सी इक्वेशन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल के मतलब बार बार पढ़ना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल ये होती है आपके पास x² प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कॉन्स्टेंट c। दिस इज़ कॉल्ड जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल में याद रखें x² और y² का कोफिशिएंट हमेशा बराबर होता है, सही है। तो यहाँ पर भी देख लें ये दोनों बराबर हैं और इनको आप 1 बना सकते हैं। इस पर मज़ीद आगे डिवाइड कर देंगे अगर आप, तो x² प्लस y² -2 ओवर √3y -1 = 0। इसके जवाब में आगे आप लिखेंगे हैंस द लोकस ऑफ पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, ठीक है। दूसरी बात, उस इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो रेडियस है वो भी आपने किस फार्मूले से निकालना है। अगर वो कह देता है निकालने के लिए g² प्लस f² - c, और सेंटर इसका होता है -g, -f, ठीक है। तो खैर इसका आंसर आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। यहाँ पर लोकस ऑफ पॉइंट आ गया इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इसके बाद मूव करते हैं हम इसकी सेकंड एग्जांपल की तरफ, उसको देखते हैं। नेक्स्ट बेटा आपकी जो एग्जांपल नंबर 2 है उसकी तरफ मूव करने लगा हूँ। कहता है फाइंड दी लोकस ऑफ z सच डैट z - योटा और z + योटा का मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो आपने लोकस ऑफ z मालूम करना है जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता है। बिल्कुल इसी से रिलेटेड आपका ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है z - 1 ओवर z + 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो दोनों एक जैसे हैं। यहाँ पर मैं ये एग्जांपल सोल्व कर रहा हूँ, आप इसी तरह इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम जो ये मॉडुलस वाला पार्ट है इसको सोल्व करते हैं। मतलब यहाँ पर लेट कर लेंगे सबसे पहले z = x + योटा y। तो अब आपने सबसे पहले देखें z लेट कर लिया x + योटा y, तो z - योटा किसके बराबर आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज z - योटा आ जाएगा x + योटा y माइनस योटा, डैट इज़ x + योटा कॉमन आ जाएगा, y -1 रह जाएगा। सिमिलरली
यहाँ से आपका z प्लस योटा जो है वो आ जाएगा x प्लस योटा y प्लस योटा, और x योटा कॉमन आ जाएगा, ये y प्लस 1 रह जाएगा आपके पास। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, z माइनस योटा ओवर z प्लस योटा का मॉडुलस। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करने की मतलब रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस तरफ नहीं जाना आपने। इस यहाँ पर आप मॉडुलस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, ऊपर वाले नंबर का मॉडुलस ज़्यादा हो जाएगा, नीचे वाले मॉडुलस का नंबर का मॉडुलस ज़्यादा हो जाएगा। यानी दो कम्प्लेक्स नंबर अगर डिवाइड हो रहे हो और उनका कंप्लीट मॉडुलस हो, तो मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी है, नोमिनेटर का मॉडुलस ज़्यादा कर देंगे, डिनोमिनेटर का ज़्यादा कर देंगे। तो यहाँ पर आपको z माइनस योटा और z प्लस योटा की वैल्यू लगा कर उसको डिवाइड करके रैशनलाइज करने की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर अब वैल्यू लगाएं इसकी z माइनस योटा की। तो z माइनस योटा की वैल्यू निकली थी x प्लस योटा y माइनस 1, ये आ गया इसका मॉडुलस, और इसी तरह नीचे आ गया x प्लस योटा y प्लस 1 का मॉडुलस। ठीक होगी बात ये। अब मॉडुलस कैसे ओपन करते हैं? मॉडुलस का आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसी तरह नीचे आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अच्छा, अब आप इसे आपका जो गिवन क्वेश्चन था उसे आप क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कह देते हैं, इसका नाम 1 हम रख लेते हैं, इनइक्वालिटी नंबर 1। तो z माइनस योटा और z ओवर z प्लस योटा मॉडुलस की जो वैल्यू निकली है उसे आप 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। तो जब इसे आप 1 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास बेटा इस तरह। मैं इसे कंप्लीट स्क्वायर में बदल कर लेता हूँ, इस तरह कंप्लीट स्क्वायर रूट, एक मुकम्मल स्क्वायर रूट में, ओवर x का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये है ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए मैंने स्क्वायरिंग कर ली। ठीक है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ये z का मॉडुलस का स्क्वायर लगा हुआ है, तो z मॉडुलस का जो स्क्वायर होगा, अगर ये हिसाब इस्तेमाल करके चलते हैं तो फिर ये अंडर रूट नहीं आएगा इसके ऊपर पहले ही। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 टाइम x का स्क्वायर प्लस 4 टाइम y प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक तो मैंने तुरंत स्क्वायरिंग भी कर ली और नीचे ये नंबर डिवाइड हो रहा है, इसको ला के इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ये आ जाएगा x का स्क्वायर, इसको x स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, ये बाकी क्या रह जाएगा 3x का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3x का स्क्वायर। इसको भी नंबर को उधर ले जाएंगे और इधर स्क्वायर खोल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 4y का स्क्वायर प्लस 4 टू द 8y। इसको उधर ले जाके माइनस कर दें, माइनस y का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2y, ये ऐसे बन जाएगा जी सारा आपके पास। इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, स्क्वायर ओपन करने के बाद इसको मैं दूसरी तरफ ले गया, जाकर माइनस हो गया, यहाँ पर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो आपके पास रिमेनिंग चीज़ बचती है उसको देखेंगे, वो रिमेनिंग पार्ट आपके पास क्या बच गया। ये आ गया 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3x का स्क्वायर, 4y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ गया आपके पास 3y का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा 8y प्लस 2y कितना हो जाएगा 10y, और ये आपके पास 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 रह गया। पूरी इक्वेशन को आप 3 से डिवाइड कर दें तो दिस विल बिकम x का स्क्वायर y का स्क्वायर 10/3y प्लस 1, और इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे लेस दैन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज इक्वेशन, ये अब इक्वल टू 0 नहीं है। अगर इक्वल टू 0 होता तो दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस रिप्रेजेंट बाउंड्री एंड इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, this represent boundary and interior point of circle, interior point of circle। अच्छा, अब यहाँ पर बाउंड्री का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? बाउंड्री का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया, यहाँ पर इधर इक्वल का साइन है। इंटीरियर पॉइंट इसलिए इस्तेमाल किया कि लेस देन भी है, खाली लेस देन होता तो सिर्फ इंटीरियर पॉइंट कहता, इक्वल लगा देते हैं। सिर्फ अगर इक्वल हो तो फिर एग्जैक्टली इक्वेशन ऑफ सर्कल। देखें, अगर सिर्फ इक्वल का साइन है तो फिर ये एग्जैक्टली इक्वेशन ऑफ सर्कल है।
अगर लेस देन का साइन है तो ये इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ग्रेटर देन का पॉइंट है तो फिर एक्सटीरियर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये लेस देन भी और इक्वल भी है तो फिर बाउंड्री भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इक्वल का मतलब हो गया बाउंड्री, या एग्जैक्टली आप उसे कहेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो अब चूँकि यहाँ पर इक्वल का साइन भी है और लेस देन का भी साइन है, तो ये बाउंड्री ऑफ सर्कल और उसके इंटीरियर वाले हिस्सों को भी शो करेगा। सही है, तो मतलब ये कुछ इस तरह है, ये बाउंड्री के ऊपर आने वाले भी तमाम पॉइंट्स हो जाएंगे और इसके अंदर आने वाले भी तमाम पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो लोकस है, इस क्वेश्चन का जो लोकस है, रिप्रेजेंट बाउंड्री एंड इंटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल। क्लियर होगी बात? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दो एग्जांपल्स और हैं। ठीक है, उसकी तरफ मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो भी। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेटा पेज नंबर 11 के ऊपर एग्जांपल नंबर 1 और इसी तरह पेज नंबर 12 के ऊपर आपको एक एग्जांपल नंबर 2 मिलेगी। इस मरतबा एग्जांपल में ये एक रियल नंबर टी उसने यहाँ पर बीच में ऐड किया है। कहता है कि इफ़ z बराबर है 1 प्लस योटा टी का होल स्क्वायर माइनस योटा टी और 1 प्लस टी का स्क्वायर, देन प्रूव डैट द लोकस ऑफ z इज एन एलिप्स। आपने प्रूव करना है कि यहाँ पर इस मरतबा जो z का लोकस बनेगा वो एक एलिप्स बनेगा। फाइंड दी सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस, और उस एलिप्स का आपने सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस भी बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा लेट कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई। तो x प्लस योटा वाई आपका आ जाएगा 1 प्लस योटा टी का होल स्क्वायर माइनस योटा टी ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब ये 1 प्लस योटा टी का स्क्वायर आप ओपन करें। रियल और इमेजिनरी पार्ट असल में हमने अलग-अलग करने हैं। यहाँ पर आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग करने हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा जी इस तरह। x प्लस योटा वाई इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करें, ये आ जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 2 योटा टी, और आगे आ जाएगा माइनस योटा टी ओवर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, तो योटा का स्क्वायर हो गया माइनस, तो माइनस टी स्क्वायर आ गया प्लस 2 योटा टी आ गया। अब यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी आपके पास इस तरह, x प्लस योटा वाई इक्वल टू 1 माइनस टी का स्क्वायर प्लस योटा टी ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। ये आ जाएगा x प्लस योटा वाई इक्वल टू 1 माइनस टी का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर प्लस योटा टाइम टी ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये लाइन आप लिख लेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस टी का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर, और y आ जाएगा आपके पास t ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब आपने यहाँ पर इसको क्वेश्चन ऑफ एलिप्स दिखाना है। तो क्वेश्चन ऑफ एलिप्स दिखाने के लिए आपने यहाँ पर t को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो t को दोनों में से कैंसिल कैसे करेंगे, यहाँ पर देखें। अगर आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर की वैल्यू निकालें, ये चीज़ एक तो ये है कि आप इन दोनों को इस तरीके से सॉल्व करें कि टी बीच में से एलिमिनेट हो जाए। सही है। ये सेकंड ये है कि यहाँ पर ज़रा एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर को आप एलिमिनेट करें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस टी का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम टी ओवर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैंने यहाँ पर एलसीएम भी ले लिया साथ ही, प्लस 4 टाइम टी का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आप इसका स्क्वायर ओपन कर दें, आ जाएगा 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2 टी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम टी का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। ये ऊपर दोबारा बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। देखा ना, ये माइनस 2 टी स्क्वायर प्लस 4 टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 टी स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें अब कैंसिल हो जाएंगी, ये 1 आपके पास आ गया सारा, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो हो गया सिंपल मेथड आपके पास
टी को एलिमिनेट करने का, टी बीच में से ख़त्म हो गया। और अगर आप लेंथी काम करना चाहते हैं, अच्छा बेटा अब आप ये अगर कहते हैं कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को ही लेके चलेंगे, तो फिर यहाँ से टी स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर इक्वल टू 1 आ गया। अच्छा वो मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले देखें यहाँ पर ये चीज़ बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन गई है। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको यहाँ पर अब आप कंपेयर कर लें इस इक्वेशन के साथ। इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें यहाँ पर अगर ए ग्रेटर देन हो बी से, तो ए को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और बी होता है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है जी। अब यहाँ पर मेजर एक्सिस यानी कि जिसमें नंबर बड़ा है वो यहाँ पर ए 1 है। ठीक है, तो इसमें उसने पूछा था कि इसके फाइंड दी सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस इज़ 1 एंड लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस इज़ 1/2। ठीक है, इसका मेजर एक्सिस जो होगा वो एक्स एक्सिस होगा, यानी जिस वेरिएबल के नीचे बड़ा नंबर है उसी पर मेजर एक्सिस होता है। तो इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। उस मेजर एक्सिस की जो सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ जो बनती है वो 1 यूनिट है, और सेमी माइनर एक्सिस 1/2 है। यानी कि अगर आप इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ इसका कुछ इस तरह बनेगा, ये इस तरह एलिप्स बनेगी एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की ये जो लेंथ होगी ये होगी 1 यूनिट, यानी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, और ये वाली जो लेंथ होगी वो होगी 1/2 यानी वाई एक्सिस के अलोंग। सही है। अब अगली बात आपको क्वेश्चन ये रहा कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को इक्वल टू करेंगे तो फिर 1 आएगा। देखें उसका कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन के हद तक हम याद रख सकते हैं। असल मेथड तो ये है कि आपने इन दोनों से टी को ख़त्म करना है, टी को एलिमिनेट करना है। तो जो एक्चुअल मेथड है वो ये है कुछ इस तरह, ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है। यहाँ से मैंने टी स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए 1 + टी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 - टी स्क्वायर आ गया। एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स प्लस एक्स टी का स्क्वायर इक्वल टू 1 - टी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से टी स्क्वायर वाली रकमें इकट्ठी करनी, एक्स -1 हो गया, ये एक्स टी स्क्वायर आ गया, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया। अब यहाँ से इन दोनों में से टी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, टी स्क्वायर कॉमन निकाला, उसके बाद इसको मैं दूसरी साइड पर ले गया, जाके डिवाइड कर दिया, ये वाला माइनस नीचे मतलब मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई x+1/1 - x। अब y बराबर है t ओवर 1 + टी स्क्वायर के, ये उधर जाकर डिवाइड हो रहा था, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 + टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी आ जाएगा। स्केयरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो ये 1 + टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर आ गया। अब ये टी स्क्वायर की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करें, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे यही इक्वेशन बनेगी आपके पास, टी स्क्वायर खत्म हो जाएगा बीच में से। अब लेकिन वो एक लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन जेन्युइन मेथड वही है। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन की हद तक आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसके बाद अगली एक एग्जांपल है, ठीक है, वो भी सिमिलरली आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट ये जो हमने अभी एग्जांपल नंबर 1 की, या मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बताया, एग्जांपल नंबर ये जो इसकी एग्जांपल 2 हमने की अभी, या क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिखाया, बिल्कुल इसी से रिलेटेड और भी 1-2 एग्जांपल्स आपकी बुक में हैं, वो भी ज़रा देख लें। ताकि ये जो लोकस ऑफ पॉइंट है इससे रिलेटेड मैं चाहता हूँ कि तमाम क्वेश्चन एग्जांपल्स आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। एग्जांपल नंबर 6 है मेरे पास, पेज नंबर 16 के ऊपर। हो सकता है आपके पास पेज डिफरेंट हो, क्योंकि मैंने बताया कि मेरे पास एडिशन पुराना है और नई बुक मैंने देखी नहीं है। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ऑल पॉइंट्स जेड सच डैट, ये आपको इस तरह दी हुई एग्जाम, पेज नंबर 16 है, एग्जाम्पल 6 है। और इस मरतबा आपको जो क्वेश्चन दी है वो ये है, z+1 ओवर z-1 इक्वल टू x है। ठीक है, यहाँ पर उसने कहा है फाइंड दी सेंटर एंड रेडियस ऑफ द लोकस ऑफ z। ठीक है, फाइंड दी सेंटर एंड रेडियस ऑफ लोकस ऑफ z। जाहिर सी बात है सेंटर की और रेडियस की बात कर रहा है तो सर्कल ही बनेगा इसका लोकस। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करेंगे तो इसका जो लोकस बनेगा वो z का लोकस सर्कल बनेगा। बिल्कुल इस चीज़ को आप इस तरीके से जैसे मैंने करके आया हूँ, या ये जो आपके पास नज़र आ रहा है, बिल्कुल इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर इक्वालिटी है, यहाँ पर इनइक्वालिटी है, सही है।
करना इसी तरीके से। आप दोनों का मॉडुलस अलग कर देंगे, z की वैल्यू लगा लेंगे x प्लस योटा y, ठीक है, जिसके से मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो, और एक एग्जांपल नंबर 7 है। ये दोनों रह गए हैं यहाँ पर, ये भी लोकस के हवाले से हैं, सही है। इनको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 इसी 16 पेज के ऊपर ही है, सही है, और क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, वो तो चेक करें वो क्या है। नेक्स्ट बेटा आपकी एग्जांपल नंबर 7 है आपके बुक में, और एक इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। कहता है एग्जांपल नंबर 7 में फाइंड द लोकस ऑफ द z a cos t प्लस b sin t वेयर t इज अ रियल पैरामीटर एंड a एंड b आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। a और b यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, t यहाँ पर रियल नंबर है, तो आपने लोकस ऑफ z बताना है वो क्या बनता है। और सिमिलरली यहाँ पर भी यही है कि यहाँ पर लोकस ऑफ z आपने बताना है, a और b रियल कांस्टेंट है, a और b कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, t एक रियल पैरामीटर है, ठीक है। तो मैं एग्जांपल नंबर 7 तो आपकी बुक में सॉल्व है, मैंने कहा वैसे भी आप कहेंगे जी उस्ताद जी एग्जांपल ही सॉल्व करते जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल आप खुद कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखें a और b कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, तो आप लेट कर लें, लेट a इज इक्वल टू a1 प्लस a2 अयोटा, और b1 की वैल्यू लेट कर लें, b की वैल्यू लेट कर लें b1 प्लस b2 योटा, और z आपके पास है x प्लस योटा y के बराबर। a और b यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हैं, तो a और b को आप यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पर लेके चलेंगे, z पहले ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये तमाम सपोजिशन आपने कर लेनी है। तो z की जगह आ जाएगा x प्लस योटा y, a की जगह लिख दिया मैंने a1 प्लस a2 योटा इंटू टी, b की जगह लिख दिया b1 प्लस b2 योटा ओवर टी। अब यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट आपने अलग-अलग करने हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस योटा y इक्वल टू a1 t प्लस ये आ जाएगा b1 ओवर t, ठीक हो के बाद, और आगे यहाँ पर आ जाएगा a2t प्लस योटा कॉमन आ गया, a2t प्लस b2 ओवर t, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स आपका रियल पार्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू a1t प्लस b1 ओवर t, और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू a2t प्लस b2 ओवर t। क्लियर हो गई बात ये। अब आपने यहाँ से t से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, ये आ जाएगा a1 t का स्क्वायर माइनस tx प्लस b1 इक्वल टू 0। t से मल्टीप्लाई किया और x ये tx बन गया, tx को इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a1 t का स्क्वायर माइनस tx प्लस b1 इक्वल टू 0। सिमिलरली वहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे, ये आ जाएगा जी आपके पास a2 t का स्क्वायर माइनस t टाइम बाय प्लस b2 इक्वल टू 0। इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूँ, इसे क्वेश्चन नंबर हम 2 कह देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने t को ख़त्म करना है, t को एलिमिनेट करना है। अब t को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर मैं मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को इस्तेमाल करूँगा, और वो क्या होता है वो आप देखें, आप जानते हैं। बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो आप लिख लेंगे, तो आपने यहाँ पर t को कैंसिल करना है, t को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले जो t स्क्वायर आपके जो मतलब t को एलिमिनेट करना ना, तो आपने एक ये टर्म है t का स्क्वायर इसमें आ रहा है और एक t इसमें है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर t स्क्वायर है, ये t है, ठीक है। इनके कोफिशिएंट को हमने इस्तेमाल करना है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले देखें यहाँ पर t स्क्वायर लिखेंगे ओवर, फिर इधर लिखेंगे माइनस t इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1 लिखेंगे इधर। ये मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं अपनी छोटी क्लासेस से, फिर भी भूल गया हो आपको तो इसमें करना है। अब इधर देखें यहाँ पर टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर मैंने पहले लिखा है, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें से छोड़ देंगे, बाकी ये दोनों चीज़ें बचती हैं वो कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें से आपके पास आ गया माइनस एक्स और ये b1, इसके नीचे लिखेंगे डिटर्मिनेंट माइनस एक्स और ये आ गया b1। इसी तरह दूसरी क्वेश्चन में जाएँ तो टी स्क्वायर को छोड़ देंगे,
बाकी ये दोनों वैल्यूज़ बची हैं और इन दोनों वैल्यूज़ में से भी टी को नहीं लेना आपने, टी को तो एलिमिनेट करना ना। तो टी के साथ वाला कोएफिशिएंट माइनस वाई और इधर आ गया b2 माइनस वाई b2 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू, अब इसके नीचे टी के नीचे क्या लिखना है, अब टी के नीचे टी का कोएफिशिएंट छोड़ देंगे तो एक बचेगा टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट a1 और इधर बचेगा b1 a1 b1 और इधर बचेगा a2 b2, ठीक है, a2 b2 इक्वल टू कांस्टेंट 1। अब इसमें जो कांस्टेंट वाली रकम है उसको छोड़ देंगे तो टी स्क्वायर और टी का जो कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे। इधर टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ गया a1 और इधर बन गया -x, तो ये आ गया आपके पास a1 -x और इधर आपके पास b2 को छोड़कर, b2 कांस्टेंट है उसको छोड़कर बाकी बचता है इधर कोएफिशिएंट a2 और -y, a2 -y। अब इनको आपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, वो आप जानते हैं 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा -b2x प्लस b1y इक्वल टू -t ओवर a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 1 ओवर -a1y प्लस a2x। क्लियर होगी बात? ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, -b2x आ गया, ये माइनस माइनस प्लस b1y a1 b2 माइनस a2 b1। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ से इसे मैं लिख लेता हूँ ऐसे, टी स्क्वायर ओवर b1y माइनस b2x, इस माइनस को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा t ओवर a2 b1 माइनस a1 b2 इक्वल टू, इसे लिख लेंगे हम a2x माइनस a1y। अब यहाँ पर हम दो क्वेश्चन बना लेंगे, दो इसे बन जाएंगे इसके। एक आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इसके साथ कंपेयर मतलब इकट्ठा कर लेंगे तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक स्टेप सिर्फ एडवांस कर रहा हूँ, b1y माइनस b2x ओवर a2x माइनस a1y। और इसी तरह एक क्वेश्चन इन दोनों को इकट्ठा करने से बनेगी, इसके नीचे ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी a2 b1 माइनस a1 b2 ओवर a2x माइनस a1y। क्लियर होगी बात कि नहीं? ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे आ गया। इस t की वैल्यू को उठा के इधर आप पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास इस तरह, दिस इम्प्लाइज, ये t की वैल्यू आकर इधर लेके आएँ, इधर t की जगह पुट कर दें, ये आ जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2 ओवर a2x माइनस a1y। ये t की वैल्यू बेटा आप यहाँ पर पुट कर देंगे, ये आ जाएगा b1y माइनस b2x ओवर a2x माइनस a1y। अब यहाँ से ये स्केयर टर्म है, स्केयर आप खोलेंगे, ये वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी, यानी कि जब आपके पास कुछ ऐसे बच जाएगा आपके पास, ये स्केयर आप अलग अलग कर देना, तो ये आपके पास आ जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2 का होल स्केयर ओवर नीचे आ जाएगा a2x माइनस a1y होल स्केयर इक्वल टू b1y माइनस b2x ओवर a2x माइनस a1y का a1y खाली, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये डिवाइड हो रहा है उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2 का होल स्क्वायर इक्वल टू b1y माइनस b2x इंटू a2x माइनस a1y। अब सिर्फ ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी रह गई है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा जी a2 b1 xy, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस a1 b1 y का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस a2 b2 x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a1 b2 xy। ठीक होगी बात ये? अच्छा अब यहाँ पर इन दोनों में से आप xy कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। इधर हमारे पास ये आ गया a2 b1
माइनस A1 B2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया जी माइनस A2 इंटू B2 X का स्क्वायर माइनस A1 B1 Y का स्क्वायर। इन दोनों में से आपने X Y कॉमन निकाल लिया, बाकी आपके पास क्या रह गया A2 B1 और यहाँ पर बच गया A1 B2। इन वैल्यूज़ को उठा के आप इधर ले आएँ, सही है। ये आ जाएगा जी आपके पास A2 इंटू B2 X का स्क्वायर माइनस A1 B1 Y का स्क्वायर माइनस XY A2 B1 प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 माइनस A1 B2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा बीच में ये सफिक्स भी कुछ एक जैसे हैं। अच्छा यहाँ तक, अच्छा ये जब इधर जाएगा तो ये आगे इधर प्लस हो जाएगा, हाँ जी ठीक हो गया, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने बेटा सेकंड डिग्री, जो सेकंड डिग्री कॉनिक इक्वेशन है, आपने अपने इंटर में और लास्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी। मोस्ट जर्नल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री कॉनिक इक्वेशन इज़, वो आपके पास होती है AX का स्क्वायर प्लस BY का स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस 2HXY प्लस कॉन्स्टेंट C। यानी कि इसमें प्रोडक्ट टर्म भी होती है, अगर प्रोडक्ट टर्म को छोड़ दें तो फिर ये आपके पास जनरल कॉनिक इक्वेशन कहलाती है। अच्छा अब जिसमें ये प्रोडक्ट टर्म है आपके पास, इस ये प्रोडक्ट टर्म जिसमें आ जाए, जिस कॉनिक इक्वेशन में प्रोडक्ट टर्म आ जाए, अब उसमें अगर तो एच स्क्वायर माइनस AB का आंसर 0 के बराबर आए तो ये कहलाता है पैराबोला। अगर ये आपके पास एच स्क्वायर माइनस AB आए ग्रेटर देन 0 तो दिस कॉल्ड हाइपरबोला। और अगर ये आपके पास आता है एच स्क्वायर माइनस AB लेस देन 0 तो दिस कॉल्ड एलिप्स। ठीक है, अब इसको मैं याद करने का एक ट्रिक भी आपको बताता हूँ। आपने फ़र्ज़ करें किसी को 0 से ज़्यादा नंबर देने हैं, किसी को 0 से कम देने हैं और किसी को एग्जैक्टली 0 के बराबर नंबर देने हैं। अब आपको उसको याद करने का ट्रिक बताने लगा हूँ। आप ये बताएं कि पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स में सबसे ज़्यादा स्पेलिंग किसके हैं, तो सबसे ज़्यादा स्पेलिंग किसके हैं, हाइपरबोला के हैं, तो आप इसको 0 से ज़्यादा नंबर दे दें। फिर उसके बाद देखें पैराबोला और एलिप्स में किसके स्पेलिंग ज़्यादा है, पैराबोला के स्पेलिंग ज़्यादा है, इसको एग्जैक्टली 0 के बराबर नंबर दे दें। और फिर उसके बाद किसके स्पेलिंग सबसे कम है, एलिप्स के, उसको 0 से कम नंबर दे दें, यानी लेस देन 0। तो ये एक ट्रिक आपको शेयर किया, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अच्छा अब हमारा टारगेट ये है कि ये जो आपकी क्वेश्चन बनी है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें हम एच स्क्वायर माइनस AB निकालेंगे, एच स्क्वायर माइनस AB का आंसर देखेंगे क्या आया है। ठीक है, अगर एच स्क्वायर माइनस AB का आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो हाइपरबोला है, अगर इक्वल टू 0 आया तो पैराबोला, यानी एच स्क्वायर माइनस AB आपने निकालना है। तो हेयर एच किसके बराबर है, एच कोफिशिएंट था XY का। ठीक है, तो यहाँ पर जो एच की वैल्यू बेटा नज़र आ रही है वो है, देखिए यहाँ पर है ये 2H है, 2HXY है ना, तो 2H किसके बराबर आ गया, माइनस A2 B1 प्लस A1 B2। तो यहाँ से H की वैल्यू आ गई माइनस A2 B1 A1 B2 ओवर 2, ये आपके पास H की वैल्यू आ गई। आगे आपको चाहिए A मीन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो A की यहाँ पर वैल्यू निकलती है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है A2 B2, और B चाहिए, और B का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखें B का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है B1 B2। तो यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस AB निकालना है अब हमने तो एच स्क्वायर माइनस AB क्या निकलता है, वो आ जाएगा जी एच स्क्वायर माइनस AB इक्वल टू, एच आपके पास है, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा A2 B1 प्लस A1 B2 का होल स्क्वायर ओवर 4 माइनस ए की वैल्यू ये पड़ी है आपके पास A2 B2, और आगे चाहिए B, तो B की वैल्यू ये है B1 सॉरी A2 B2, और B की वैल्यू थी कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर वो है A1 B1, ये यहाँ पर मैंने गलत लिखा, ये आएगा A1 B1, ये आ जाएगा A1 B1। अब इसका स्क्वायर ओपन करें, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें अंदर इसको,
ये स्केयर ओपन कर लिया, ये आ गया A2 का स्केयर B1 का स्केयर, ये आ गया A1 का स्केयर B2 का स्केयर माइनस 2A1 B1 A2 B2। ये स्केयर मैंने ओपन कर दिया, इसको माइनस अंदर -4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। -4A1 A2 B1 B2 ओवर नीचे क्या आ जाएगा 4। अब चेक करें। अच्छा, यहाँ पर इसका स्केयर ओपन किया, सेंटर में प्लस था तो यहाँ मैंने प्लस लगाना था, ये प्लस लगा दिया। ये पहली दोनों रकमें तो वैसे रहेंगी, ये दोनों एक जैसी हैं, तो ये बन जाएगा -2A1 B1 A2 B2, यानी कि ये आ जाएगा A2 का स्केयर B1 का स्केयर A1 का स्केयर B2 का स्केयर -2A1 A2 B1 B2 ओवर 4। अब आप ऊपर देखें, जैसे आपने इसका स्केयर ओपन किया था तो पहली दोनों वैल्यूज तो वैसे की वैसी थी, सेंटर में बस यहाँ पर प्लस आ गया था। अब आप चेक करें, ये बिल्कुल वैसी है लेकिन सेंटर में माइनस है। अब अगर आप इसका स्केयर क्लोज कर लेते हैं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा आपके पास A2 B1 माइनस A1 B2 का होल स्केयर ओवर 4। आप इसका स्केयर ओपन इसको क्लोज करें ना तो ये इस तरह बन जाएगा आपके पास। सही है। अब देखें एच स्केयर माइनस AB का आंसर, इसका मतलब आ गया ये सारी चीज़। ऊपर स्केयर है, नीचे 4 है। अब स्केयर कभी नेगेटिव नहीं होता और 4 वैसे ही पॉजिटिव है, तो ये इसका आंसर आ गया एच स्केयर माइनस AB का आंसर आ गया ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 आने का मतलब क्या है, पैराबोला हाइपरबोला। ठीक है, तो यहाँ पर इस z का जो लोकस ऑफ पॉइंट है, दिस रिप्रेजेंट बाउंड्री ऑफ पैराबोला या बाउंड्री ऑफ हाइपरबोला, या सिंपल आप कहेंगे दिस रिप्रेजेंट हाइपरबोला। ठीक है, तो ये हाइपरबोला है। तो क्वेश्चन आसान है लेकिन लेंथी था काफ़ी। ठीक है, अब मैं इस अपने लेक्चर के लास्ट सेक्शन की तरफ चलता हूँ और यहाँ पर मैं एक पास्ट पेपर का जो क्वेश्चन है उसके मुतालिक डिस्कशन करूँगा, उसको देखें अब आप। नेक्स्ट बेटा, पास्ट पेपर का ये क्वेश्चन हमारे सामने है। इससे पहले लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने BS मैथमेटिक्स, इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स या एंटी टेस्ट मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई पर्सनल क्लासेस ऑनलाइन या एकेडमी की फॉर्म में पढ़नी हो फिज़िकली, तो आप मेरे ये व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरी ये वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे दोस्तों को बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है आपका 2021 में BS मैथमेटिक्स 5th सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आ चुका है अभी। कहता है शो डैट z-4 योटा का मॉडुलस प्लस z+4 योटा का मॉडुलस इक्वल टू 10 है, रिप्रेजेंट एन एलिप्स। ये एलिप्स को शो करता है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आया है, आसान सा क्वेश्चन है, 5 नंबर समझें मुफ्त के ही हैं आपके। तो हेयर z आपके पास दिया हुआ है x प्लस योटा y के बराबर। तो यहाँ से z-4 योटा आपके पास आ जाएगा, z-4 योटा आपके पास बन जाएगा x प्लस योटा y -4 योटा। यहाँ से आप योटा कॉमन निकाल लें तो ये y -4 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर z+4 योटा आ जाएगा आपके पास x प्लस योटा y+4 के। सही हो गया जी ये। अच्छा, अब यहाँ पर आपने दोनों का ले लेना है मॉडुलस और इक्वल टू 10 पुट कर देना है। तो z-4 योटा का मॉडुलस प्लस z+4 योटा का मॉडुलस इक्वल टू 10 रख लें। अब z-4 योटा का मॉडुलस, ये आपके पास z-4 योटा, इसका मॉडुलस ले लें। मॉडुलस आपको लेने आता है, कैसे मॉडुलस लेंगे इसका, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास इस तरह, x का स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर प्लस, इसी तरह इसका आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब ये दो स्क्वायर रूट हैं, आपने स्क्वायरिंग करनी है और स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपने अपनी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में भी किए हुए हैं जिसमें दो स्क्वायर रूट आए थे इस तरह। तो इसका तरीकाकार ये है कि इसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे स्क्वायर रूट को। ठीक है, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y+4 का होल स्क्वायर। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वी हैव, इसका स्क्वायर करेंगे इधर अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा y-4 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर लेंगे आ जाएगा 100
स्केयरिंग करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्केयर माइनस 2 टाइम्स 20 अंडर रूट एक्स का स्केयर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्केयर। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं स्केयर अंदर क्यों नहीं ओपन कर रहा, उसमें भी यहाँ पर हमारे लिए वो फ़ायदामंद है। ये स्केयर खोलूँगा ये रकम बार बार मुझे लिखनी पड़ेगी, रकमें ज़्यादा तादाद में आ जाएंगी इधर इधर, तो स्केयर खोलना एंड में जाकर खोल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्केयर खोलने से एक रकम बढ़ जाएगी ना इधर भी, फिर इधर भी बढ़ जाएगी, फिर कितने स्टेप में बार बार उसको लिखना पड़ेगा, तो अभी आप स्केयर ना ओपन करें। अच्छा, अब यहाँ पर ये एक्स स्केयर जब इधर आएगा ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये वाई माइनस 4 को आप उधर ले जाइए, माइनस 20 वाली रकम को इधर ले जाए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। ये आ जाएगी 20 इंटू अंडर रूट एक्स का स्केयर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्केयर इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, ये आ जाएगा वाई प्लस 4 का होल स्केयर माइनस वाई माइनस 4 का होल स्केयर। अब इसका आप स्केयर ओपन करके दोनों को माइनस कर लेंगे। अलजबरे का एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है अपनी छोटी क्लासेस में, ए प्लस बी का होल स्केयर माइनस ए माइनस बी का होल स्केयर, ये इक्वल होता है 4ab के, पढ़ा होगा आपने ये फार्मूला। तो यहाँ पर अब आपका ए वाई है, बी 4 है, ठीक है। ये वाला मैं फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये इधर आ जाएगा हमारे पास 20 अंडर रूट एक्स का स्केयर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्केयर इक्वल टू 4 टाइम ए, यहाँ पर ए वाई है और बी आपके पास 4 है, सही है। आपने यहाँ पर स्केयर ओपन करने हैं, स्केयर ओपन कर लें, ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, आप फार्मूला इस्तेमाल कर लें जैसे आप बेहतर समझते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये 4 को इससे कैंसिल कर दें, 4 5 20 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आप स्केयरिंग कर लें दोनों तरफ, ये बन जाएगा 25 इंटू एक्स का स्केयर। अब स्केयर आप ओपन कर दें, वाई स्केयर, ठीक है, प्लस 16 और प्लस आ जाएगा 2 4 8 वाई इक्वल टू, इधर रह जाएगा 16 वाई का स्केयर। ये कैंसिल किया, 4 5 25 का स्केयर 25 आ गया, ये स्केयर हमने ऊपर अंदर कर दिया और यहाँ 4 का स्केयर 16 और वाई का स्केयर वाई स्केयर हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, दिस विल बिकम 25 एक्स स्केयर 25 वाई स्केयर, 25 को 16 से मल्टीप्लाई कर लें 400 बन जाएगा, 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें 200 बन जाएगा, माइनस 16 वाई स्केयर इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 25 एक्स स्केयर 25 वाई स्केयर और माइनस 16 वाई स्केयर कितना रह जाएगा 9 वाई स्केयर, 9 वाई स्केयर। आगे आ गया ये प्लस 200 वाई और ये आपके पास आ गया प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने शो करना था दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ एलिप्स, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स ही रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि आप जानते हैं एज वी नो डैट ए एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कांस्टेंट c इज कॉल्ड एलिप्स इफ a not equal to b but have सेम साइन, इनके साइन अगर एक जैसे हों तो फिर ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लें a की वैल्यू 25 है, b की वैल्यू 9 है, ये दोनों बराबर तो नहीं है लेकिन इनके साइन पॉजिटिव हैं। अगर ये दोनों के साइन हों तो ये दोनों डिफरेंट लेकिन है तो ऑपोजिट साइन, यानी डिफरेंट साइन हो, ऑपोजिट साइन होंगे तो फिर ये याद रखिएगा हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती होगी। अगर ये दोनों के साइन हो आपस में इक्वल, बिल्कुल मतलब बराबर बराबर कोफिशिएंट हो जाएं, दिस रिप्रेजेंट एलिप्स। और अगली बात यहाँ पर अगर एक्स स्केयर और वाई स्केयर में से कोई एक, किसी एक का कोफिशिएंट 0 हो, यानी कि या तो एक्स स्केयर वाली रकम मौजूद हो या सिर्फ वाई स्केयर वाली रकम मौजूद हो, किसी एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक हो, तो डैट रिप्रेजेंट पैराबोला, सही है। तो पैराबोला के केस में या तो सिर्फ एक्स स्केयर होगा या सिर्फ वाई स्केयर होगा, सही है। तो ये बेटा आज के लेक्चर में हमने लोकस ऑफ पॉइंट को डिस्कस किया। लोकस ऑफ पॉइंट में पॉसिबल जितनी भी एग्जांपल थी, जितने क्वेश्चन थे, मैंने मैक्सिमम यहाँ पर डिस्कस किए। उसके अलावा पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन मेरे सामने से गुजरा, उसको डिस्कस किया। अगर आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रीवियस 5th सेमेस्टर के पेपर पढ़े हैं तो आप मुझे ये व्हाट्सएप का जो नंबर मेरा आपके सामने नज़र आता है, आप इस पर काइंडली लाजमी मुझे शेयर करें ताकि मैं उनको भी सॉल्व करवा सकूं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मेरी ये वीडियो अगर आपकी हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को बेटा आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।